जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एग्जाम शस्त्र स्टडी प्लेटफॉर्म पे, जहां हम लोग तैयारी कर रहे हैं राज्य स्तरीय जो भी परीक्षाएं हैं, वो चाहे वनडे एग्जाम है, चाहे वो लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाएं हैं। तो हम उन सब परीक्षाओं के क्रम में, तैयारी के क्रम में अभी जो हमारा पहला सब्जेक्ट है पॉलिटी, और पॉलिटी में हमने काफ़ी कुछ अभी तक पढ़ लिया है। तो अभी पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हमने स्टडी किया था, और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत हमने पढ़ा कि उसको भारत में लाने का ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा क्या कारण रहा, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, और वो प्रावधान में हमने बहुत विस्तृत चर्चा कर ली थी। उन प्रावधानों के अंतर्गत अगर मैं छोटा सा अगर हम ब्रीफ समरी लें उसकी, तो हमने कंपनी के कार्यों को क्रियान्वयन करने के लिए, कंपनी के कार्यों को मैनेज कंट्रोल करने के लिए दो बॉडीज बनती हैं जो इंग्लैंड में कार्य करती हैं। दो संस्थाओं का गठन किया जाता है, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और एक कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। एक निदेशक मंडल होता है और एक स्वत्वधारी मंडल होता है, और ये सब किसके कंट्रोल में, किसके सुपरविजन में काम करता है? ब्रिटिश पार्लियामेंट के। इसके अलावा हमने देखा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही बंगाल का जो गवर्नर होता था वह गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाएगा, और वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल हुए। कहाँ के? बंगाल के। और इसी क्रम में हमने ये देखा कि 1774 में इसी एक्ट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में, जिसके जो मुख्य न्यायाधीश थे, प्रधान न्यायाधीश थे, वो एलिजा एम्पे थे, और इसके अतिरिक्त 3 अन्य न्यायाधीश भी थे, जिसमें लैमिस्टर, हाइड और चैम्बर्स, ये 3 लोग थे। और हमने देखा कि वारेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल भारत के हुए, जिनको महाअभियोग की कार्रवाई के द्वारा अपने पद से हटाया गया, उनको वापस ब्रिटेन बुलाया गया। महत्व हमने समझा कि 1773 का क्या महत्व था, कि इंपॉर्टेंस क्या थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। तो उसके अंतर्गत हमने देखा कि ये वो एक्ट था जिसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी, जिसके द्वारा भारत में व्यापार संबंधी क्रियाकलाप जो भी हो रहे थे, शासन संबंधी क्रियाकलाप जो भी हो रहे थे, उस पर केंद्रीय नियंत्रण, ब्रिटिश सरकार का पहली बार नियंत्रण देखा गया 1773 के अधिनियम के माध्यम से। इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं, और जो कमियां इस अधिनियम में रह गई थी, उन्हीं कमियों को दूर करने की कोशिश में ब्रिटिश सरकार अगला और एक संशोधित एक्ट लेकर आती है, जिसका नाम है 1781 का रेगुलेटिंग एक्ट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्ट ऑफ सेटलमेंट। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रशासनिक और व्यावहारिक स्तर पर यह जो एक्ट था उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि हम एक क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। सारी चीजें जो भी अधिनियम थे सबको हम एक क्रम में लगाकर पढ़ रहे हैं। तो अभी हम उस पर चर्चा करेंगे, उसको समझेंगे, ताकि आगे की कहानी को बहुत बेहतर तरीके से समझ सके। तो स्टार्ट करते हैं 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट। सबसे पहले समझते हैं कि इस एक्ट को लाने के पीछे कारण क्या रहा। इस एक्ट को लाने के पीछे का बड़ा कारण 1773 में कुछ रहने वाली कमियां थी। जो कमियां कुछ 1773 में रह गई थी, कुछ दोष रह गए थे, उन कमियों को दूर करना इसको लाने का उद्देश्य था। इसको लाने का उद्देश्य था। तो अगर हम इसके कारण को समझें, तो इसका जो कारण था, क्या था? इसका कारण था कि
कमियों को दूर करना, की कमियों को दूर करना। इसको लाने के पीछे कारण तो सबसे बड़ा ये बात हमें समझ में आ गई कि इसमें जो कमियां थी 1773 में वो थी। इस एक्ट को बनाने में किसकी भूमिका अहम थी, किसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, तो वो उसका जो नाम था वो एडमंड वर्क था। ब्रिटिश संसद की एक प्रवर समिति थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट की एक प्रवर समिति थी, जिसका जो अध्यक्ष था वो एडमंड वर्क था, जिसका जो अध्यक्ष था उसका जो नाम था एडमंड वर्क था। और उसी ने ये सुझाव दिए थे, उसी के सुझावों पर अमल करते हुए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 अस्तित्व में आया। इसी एक्ट को चूंकि बंगाल के लिए था, बंगाल ज्यूडिकेचर एक्ट भी कहा जाता है। इसी एक्ट को बंगाल पर आधारित होने के कारण बंगाल ज्यूडिकेचर एक्ट भी कहा जाता है 1781 के अंतर्गत। तो ये बात आप समझें कि इसका जो ब्रिटिश संसद थी, जो ब्रिटिश संसद थी, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश संसद की एक प्रवर समिति थी, एक प्रवर समिति बनी थी, प्रवर समिति बनी थी, जिसके जो अध्यक्ष थे, इन अध्यक्ष का नाम क्या था साहब? प्रवर समिति के जो अध्यक्ष थे, इसका नाम क्या था? इसी का नाम था एडमंड वर्क, एडमंड वर्क। और एडमंड वर्क ने जो सुझाव दिए थे, जो सुझाव दिए थे, इन्हीं सुझावों का तो नतीजा था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। या फिर इसी को बंगाल जुडिकेचर एक्ट भी कहा जाता है। बंगाल जुडिकेचर एक्ट भी इसी को कहा जाता है। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अंतर्गत जो सुझाव दिया, वो किसने सुझाव दिया इसको बनाने के लिए साहब? उसका नाम था एडमंड वर्क। और ये कौन था एडमंड वर्क? ये ब्रिटिश संसद की एक प्रवर समिति थी, जिसका अध्यक्ष था, ब्रिटिश संसद की एक प्रवर समिति थी जिसका अध्यक्ष एडमंड वर्क था। उसी के सुझावों पर एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 या फिर बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781 पारित हुआ। समझ में बात आई? एक्ट ऑफ सेटलमेंट या फिर बंगाल जुडिकेचर एक्ट जब यहां से पारित हो गया, तो अब बंगाल जुडिकेचर एक्ट ऑफ सेटलमेंट आगे आता है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान आखिर किए गए। 1773 का जो रेगुलेटरी एक्ट था उसमें आखिर क्या क्या संशोधन किए गए, क्या क्या प्रावधान किए गए, अभी हम इसको समझते हैं। देखो, कलकत्ता में जो सरकार थी, कलकत्ता में जो सरकार थी, मतलब कलकत्ता सरकार, ये कौन सी सरकार थी साहब? ये वही सरकार थी जो हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था, फोर्ट विलियम रेजिडेंसी वाली जो सरकार थी, उसी को कलकत्ता सरकार के नाम से जाना जा रहा है। फोर्ट विलियम रेजिडेंसी में पहले गवर्नर जनरल बैठता था। उसके बाद में 1773 में जो हमने पढ़ा था कि बंगाल, मद्रास और मुंबई जो अंग्रेजी क्षेत्र थे, वो भी उसी के अंडर में आ गए थे। तो अभी हम उसको कलकत्ता सरकार के नाम से ही समझ रहे हैं, कलकत्ता सरकार के नाम से ही जान रहे हैं। अब क्या हो गया था, इसके अंतर्गत कलकत्ता सरकार को कुछ और अधिकार मिल चुके थे, और वो अधिकार क्या थे साहब? विधि बनाने का अधिकार, विधि बनाने का अधिकार, विधि बनाने का अधिकार। और किस से संबंधित विधि बनाने का अधिकार? तो साहब 3 और राज्य यहां पर जोड़े गए। बंगाल तो था ही पहले से,
उसको भी, लेकिन कलकत्ता से उसको अलग रखा गया है, इसलिए बंगाल भी काउंटिंग में आ रहा है। तो विधि बनाने का जो अधिकार दिया गया साहिब, ये अधिकार सबसे पहला बंगाल का भी आया, बिहार का आया और उड़ीसा का। तो भाई एक बात आप समझिए कि इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से कलकत्ता सरकार को, जो पहले की सरकार भी थी जिसको फोर्ट विलियम रेजिडेंसी बोला जाता था और जहां गवर्नर जनरल बैठता था, उसी के अंतर्गत 1773 के अंदर हमने मद्रास, मुंबई और बंगाल इसके अंतर्गत आ गए थे। लेकिन अब कि भैया वहां के लिए तो हो ही, आप इस एक्ट के माध्यम से ये और बात कहेगी कि अब कलकत्ता सरकार जो है वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बना सकती है। कलकत्ता सरकार को यह अधिकार दे दिया गया कि अब ये भैया बिहार भी इसमें आ जाएगा और उड़ीसा भी इसमें आ जाएगा और ये बंगाल तो था ही, तो इनके लिए भी विधि बना सकती है, इनके लिए भी कानून बना सकती है। अब आप एक चीज समझो कि भाई कलकत्ता सरकार को एक तो अधिकार इसके माध्यम से मिल गया 1781 जो हम पढ़ रहे हैं, एक तो अधिकार इसके माध्यम से मिल गया विधि बनाने का। दूसरा अधिकार जो पहले मिला हुआ था कलकत्ता सरकार को मतलब फोर्ट विलियम रेजिडेंसी की सरकार को पहले जो अधिकार मिला हुआ था विधि बनाने का, कानून बनाने का, वो 1773 में मिला हुआ था। तो एक वो मिल गया, 1773 में भी इसको कानून बना सकता था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से भी सरकार बनाई जा सकती है। तो भाइयों आप लोग ये चीज समझो कि अब कलकत्ता सरकार के पास कानून बनाने के दो स्रोत मिल गए। इस सेटलमेंट एक्ट के द्वारा कलकत्ता सरकार, पहले तो भाई बना ही रही थी सरकार कानून 1773 के माध्यम से, और वो सरकार कौन थी? पहले गवर्नर जनरल की सरकार थी जिसमें बंगाल, मुंबई और मद्रास ही थे केवल। लेकिन अभी क्या हुआ, अब इस एक्ट के माध्यम से संशोधन करते हुए इन तीनों राज्यों को, जो ब्रिटिश प्रांत थे, जो ब्रिटिश क्षेत्र थे जिन पर ब्रिटिश का कब्जा था, अब ये भी इसी के अंतर्गत आ गए कि भैया अब आप यहां भी विधि बना सकते हो। पहले क्या था, ये सब अलग अलग थे, लेकिन अब इनको क्या किया गया, अब इनको कोऑर्डिनेट करने के लिए एक ही मंच पर लाया गया कि भैया आप सबके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं नहीं होंगी, आप सबके लिए, व्यापार के लिए और प्रशासन के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, अलग अलग अधिकारी कर्मचारी नहीं होंगे। अब आप यहां जो है रिपोर्ट करेंगे, कलकत्ता सरकार आपके लिए नियम कानून बनाएगी। तो पहले से तो था ही है बंगाल, मद्रास, मुंबई के लिए, लेकिन अभी बिहार और उड़ीसा भी इसके अंतर्गत आ गए। तो अब जो कलकत्ता सरकार को विधि बनाने के दो सोर्स मिल गए, विधि बनाने के या कानून बनाने के दो स्रोत मिल गए कलकत्ता सरकार को। और वो दो स्रोत कौन कौन से थे? वो एक तो साफ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था जो इस सरकार को पावर देता था कि आप इसके अंतर्गत कानून बना सकते हैं, और दूसरा 1781 का ये वाला एक्ट था जो हम पढ़ रहे हैं जिसमें कानून बना सकती थी कलकत्ता सरकार। तो ये बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को कि पहले जो था विधि बनाने का केवल एक ही अधिकार था, एक ही एक्ट था, लेकिन अब दो दो हो चुके थे, अब दो दो हो चुके थे। तो विधि बनाने के जो स्रोत थे वो दो हो चुके थे, विधि बनाने के दो स्रोत हो चुके थे। एक्चुअली मैं आप लोगों को अगर थोड़ा सा समझाऊं इसके बारे में, तो ब्रिटिश जो सरकार थी वो इस एक्ट के माध्यम से कुछ कड़े और कठोर नियम बनाना चाहती थी। ब्रिटिश सरकार इस एक्ट के माध्यम से कुछ कड़े और कठोर नियम बनाना चाहती थी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया क्योंकि स्थायी नियम बनाना चाहती थी। ऐसा संभव इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि सरकार के ही लोग, मतलब जो गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो मंत्रिमंडल था, उन्हीं लोगों में आपस में मतभेद हो गया।
वही लोग आपस में कई विवादों में घिर गए और वही लोग मतभेद का शिकार हो गए, जिसकी वजह से यह अस्तित्व में ही नहीं आ पाया, जिस कारण यह एक्ट ऑफ सेटलमेंट अस्तित्व में ही नहीं आ पाया। और इसी के चलते जो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ, जो हमने पहले भी पढ़ा था 1773 में, ब्रिटिश पीएम लॉर्ड नॉर्थ, और एक था लॉर्ड फॉक्स, ये पीएम थे, ये मंत्रिमंडल के सदस्य थे। इन दोनों को इस्तीफा भी देना पड़ गया, इन दोनों का इस्तीफा भी देना पड़ा। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट की वजह से सरकार में आपस में इतने मतभेद हो गए, आपस में इतना ज्यादा डिस्प्यूट हो गया, जिसकी वजह से सरकार को ही गिरना पड़ा, जो पीएम थे उनको ही इस्तीफा देना पड़ा। और लॉर्ड फॉक्स जो थे ये भी एक इसी से अधिनियम से संबंधित थे और संसद के सदस्य थे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो वहां चलता है उसके ये मेंबर थे। तो इनको इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा इन दोनों को क्यों देना पड़ा? क्योंकि लॉर्ड फॉक्स जो थे इन्हीं के गठबंधन से इनकी सरकार चल रही थी। तो इनकी गठबंधन से जब सरकार चल रही थी तो लॉर्ड नॉर्थ के साथ साथ लॉर्ड फॉक्स को भी इस्तीफा देना पड़ा। एक डंडास अधिनियम आया था 1783 में ही, ये 81 है लेकिन इसी के टाइम पे 1783 में एक डंडास अधिनियम आया था, और इसी समय फॉक्स का ये भारतीय अधिनियम आया था, लेकिन ये दोनों ही अधिनियम चल ही नहीं पाए, दोनों ही अधिनियम पारित नहीं हो पाए, जिसके नतीजतन ये हुआ कि फॉक्स को भी और लॉर्ड नॉर्थ को भी इस्तीफा देना पड़ा अपने पद से। अब एक चीज आप समझो कि कलकत्ता सरकार को यहां पर पावर मिल चुकी थी दोनों एक्ट के माध्यम से, और इसकी भी पावर मिल चुकी थी दोनों एक्ट के माध्यम से। तो अब गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती थी, क्योंकि ये कलकत्ता सरकार मतलब गवर्नर जनरल इन काउंसिल हुआ, जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद है कलकत्ता सरकार का मतलब वही है, आप समझ जाए। इसको अगर कोई भी काम करना है तो सर्वोच्च न्यायालय से इसे अनुमति लेने की अब आवश्यकता नहीं थी। जो सर्वोच्च न्यायालय था कलकत्ता सरकार को अब कोई भी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी। तो ऐसा सवाल अक्सर पूछा जाता है, परीक्षाओं में ये सवाल बहुत आता है कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त किस अधिनियम के द्वारा किया गया? मतलब गवर्नर जनरल और कार्यकारिणी परिषद जो थी उसको सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से किस एक्ट के द्वारा अलग किया गया, मुक्त किया गया? या किस एक्ट के माध्यम से यह डिसाइड किया गया कि गवर्नर जनरल को सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है? वो एक्ट यही था 1781 का सेटलमेंट एक्ट। 1781 का सेटलमेंट एक्ट था। अब ये सारी शक्तियां कलकत्ता सरकार में समाहित हो चुकी थी और सर्वोच्च न्यायालय की जो राजस्व अधिकारिता थी, जो रेवेन्यू उसका एक परिसीमन था, जो रेवेन्यू जुरिस्डिक्शन था, उसको भी समाप्त कर दिया गया था। मतलब राजस्व संबंधी अगर कोई भी बात होगी, राजस्व से संबंधित कोई भी अधिकारों की या मान लीजिए ट्रेड की या टैक्स की जो भी बात होगी तो उसके लिए भी यही एंटाइटल थी। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं इस पूरे एक्ट का जो निचोड़ था वो ये था कि इस कलकत्ता सरकार को मजबूत बनाना, और कलकत्ता सरकार अगर मजबूत होगी तो इसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट मजबूत होगी, ब्रिटिश पार्लियामेंट मजबूत होगी।
तो जब ये मजबूत होगी तो ये कंपनी पे अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। यही इसका उद्देश्य था इस एक्ट को लाने का। तो सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को भी इसी एक्ट के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। ऐसा लिख देता हूं मैं यहां पे। राजस्व अधिकारिता को भी समाप्त कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को भी समाप्त इसी एक्ट के माध्यम से किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी कि गवर्नमेंट जनरल और उसकी काउंसिल को किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी, मतलब और किसी से मतलब किससे, सर्वोच्च न्यायालय से अब अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी कोई भी नियम कानून बनाने के लिए, क्योंकि गवर्नर जनरल की काउंसिल को या गवर्नर जनरल की सरकार को, जो कलकत्ता सरकार के नाम से जानी जा रही थी, जो फोर्ट विलियम रेजिडेंसी की सरकार थी, जिसके अंडर में साहब बंगाल था, मद्रास था, मुंबई था, बिहार था, उड़ीसा था, तो अब उसको सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी किसी भी कानून को बनाने के लिए। यहां तक ये चीज क्लियर है। और इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, देखो पिट्स कोई नहीं थे, विलियम पिट्स ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं जब लॉर्ड नॉर्थ अपना इस्तीफा दे देते हैं 1781 सेटलमेंट एक्ट के टाइम पर। लॉर्ड नॉर्थ और इन दोनों की गठबंधन की सरकार होती है, लॉर्ड फॉक्स की। यहां आपस में मनमुटाव होता है, मतभेद होता है सरकार के अंदर, और ये जो प्रस्ताव होता है, ये जो अधिनियम होता है, ये अस्तित्व में ही नहीं आ पाता, और इसी के चलते ये दोनों अपना इस्तीफा दे देते हैं और इनकी सरकार गिर जाती है। और फिर प्रधानमंत्री ब्रिटेन के बनते हैं विलियम पिट्स, और उन्हीं की संस्तुतियों के आधार पर ही आगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 हम पढ़ेंगे, जो इन्हीं के नाम पर उसका नाम रखा गया है, पिट्स इंडिया अधिनियम। यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए। अब छोटा सा एक ब्रीफ समरी ले लेते हैं इसकी। हमने एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ा। एक्ट ऑफ सेटलमेंट को लाने का सबसे बड़ा कारण क्या था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट को लाने का सबसे बड़ा कारण था 1773 की कमियों को दूर करना। और वो कमियां क्या थी? वो कमियां यही थी कि कहीं ना कहीं कंपनी को कुछ ज्यादा पावर्स दे दी गई थी, क्योंकि पहले आपने देखा था कि कंपनी के ही लोग थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स भी, वो कंपनी के ही तो लोग थे। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स जो थे वो कौन थे? वो दे आर द कलेक्टिव बॉडीज ऑफ शेयर होल्डर्स, दे वर द कलेक्टिव बॉडीज ऑफ द शेयर होल्डर्स, तो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स थे। दूसरा जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो उन्हीं में से चुने गए थे जो शेयर होल्डर्स थे। तो कहीं ना कहीं कंपनी थी, उसके ऊपर कंट्रोल तो था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था। इसी चीज के अंतर्गत कुछ सुधार करते हुए भारत में बैठे हुए गवर्नर जनरल को कुछ एम्पावरमेंट करने की बात की गई, उसको और शक्तियां देने की बात करी गई कलकत्ता सरकार को। और उन शक्तियां देने के क्रम में ही जो प्रावधान किए गए, सबसे पहली बात कि भैया पहले तो केवल और केवल मुंबई और मद्रास और बंगाल थे, लेकिन अब बिहार और उड़ीसा को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो 1773 में तो जो शक्तियां देने का हमें स्रोत मिला था गवर्नमेंट को, गवर्नर जनरल को, वो तो बना ही रहा अपनी जगह। इसके बाद में 1781 के माध्यम से और उसको शक्तियां मिलने लगी। तो अब जो कलकत्ता सरकार थी उसके पास दो सोर्स हो गए शक्तियों के, पावर्स के, एक तो 1773 वाला एक्ट और एक दूसरा सेटलमेंट एक्ट। लेकिन ये दोनों ही अस्तित्व में नहीं आ पाए, क्योंकि सरकार कुछ स्थायी और कठोर नियम बनाना चाहती थी, कंपनी के ऊपर ज्यादा अपना कंट्रोल बनाना चाहती थी। लेकिन हुआ क्या, आपस में मतभेद हुए और सरकार गिरनी पड़ी। लॉर्ड फॉक्स और लॉर्ड नॉर्थ ने अपना इस्तीफा दिया, क्योंकि दोनों की गठबंधन की सरकार थी, तो इनका इस्तीफा देना पड़ा और सरकार इनकी गिर चुकी थी। इसके बाद में हमारा फिर विलियम पिट्स जी प्रधानमंत्री बनते हैं, और वो आगे फिर विलियम पिट्स के द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया जाता है। दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं इस वाले की, जो अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस एक्ट के माध्यम से
कलकत्ता सरकार को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से अलग किया गया, अधिकारिता से मुक्त किया गया, तो वो 1781 का सेटलमेंट एक्ट था। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भैया सर्वोच्च न्यायालय की जो राजस्व अधिकारिता थी, मतलब सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राजस्व से संबंधित कोई भी नियम कानून बनाने के लिए अनुमति देता था या कुछ और उसमें सुनवाई करता था, तो वो भी अब इसी एक्ट के माध्यम से अलग, मतलब आप इन शॉर्ट ये समझें कि सर्वोच्च न्यायालय की पावर्स को कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की गई, डिमिनिश करने की कोशिश की गई और कम की भी गई। कलकत्ता सरकार के पास दो सोर्स ऑफ पावर आ गए और वो एक 1781 हो गया और पहले जो था वो 1773 था। तो यहां तक हमने एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ा, बट ये अस्तित्व में नहीं आ पाया। इसके बाद हम पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट। इसको समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि हम आगे की कहानी को कनेक्ट नहीं कर पाते। तो एडमंड बर्ग के सुझावों के आधार पर बंगाल जुडिशियल एक्ट या फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 अस्तित्व में मतलब लाने का प्रयास किया गया, बट ये नहीं आ पाया अस्तित्व में। क्या क्या रीजन रहे, क्या क्या प्रावधान इसमें हुए, वो सब हमने अभी डिस्कस किया। आगे हम पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समझते हैं, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, इंग्लिश क्लास में स्टडी करेंगे। हमने अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जब भारत था, अभी हम वो पढ़ रहे हैं। ये हमने इसके अंतर्गत जो पढ़ा है, पहला अधिनियम क्या पढ़ा है हमने, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लिया है। नंबर 2 हमने जो अभी देखा है, अभी थोड़ी देर पहले जो पढ़ा है वो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ा है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ा है। इसके बाद एक छोटा सा एक्ट और आता है 1786 का अधिनियम, 1786 का अधिनियम। फिर आता है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 84। और इसके बाद स्टार्ट होती है कहानी। इसके बाद जो प्रक्रिया चलती है वो चार्टर एक्ट की चलती है, चार्टर एक्ट की चलती है। जो पहला चार्टर एक्ट आता है 1793 में आता है, जो दूसरा आता है चार्टर एक्ट 1813 में आता है। ठीक 20-20 साल में ये एक्ट आते हैं हमारे। फिर जो 7वां आता है वो 1833 में आता है और फिर जो 8वां आता है वो 1858 में आता है। इस तरह से ये 20-20 साल के अंतराल पर चार्टर एक्ट आते हैं और इन चार्टर एक्ट को हम क्रम से पूरे के पूरे सब पढ़ेंगे। अभी तक हमने ये समझा, यहां तक पहुंचने के लिए पूरा जो संवैधानिक विकास हुआ, जो संवैधानिक इतिहास था वो हमने पढ़ा था और उसको पढ़ते हुए हम यहाँ तक पहुँचे। इतिहास में विकास को समझते हुए हम यहाँ तक पहुँचे जिसमें हमने 1773 को पढ़ लिया है, 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट को आज हमने पढ़ लिया है। अब आगे बहुत छोटा सा 1786 का अधिनियम है जिसको हम अब आगे पढ़ेंगे। 1786 और पिट्स इंडिया एक्ट दोनों को एक साथ कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आशा करता हूँ क्लास अच्छी रही होगी, आप लोग अपने नोट्स अच्छे से बनाकर चलें और एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझते हुए पढ़ते हुए चलें। अगर कोई डाउट की स्थिति होती है तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और परीक्षाएं आपकी नज़दीक हैं, अच्छे से आप उसको तैयार करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।